हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 4 की हिंदी के पाठ 10 को। इस पाठ का नाम है बच्चों नर्मदा की आत्मकथा। तो इससे पहले हम इस पाठ को अच्छे से समझ चुके हैं बच्चों, इससे पहले वाली वीडियो में। इस वीडियो में हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर व अभ्यास प्रश्नों को देखेंगे। तो बिल्कुल भी देर ना करते हुए बच्चों चलते हैं इस पाठ के प्रश्नोत्तरों की ओर। तो बच्चों, इस पाठ का जो प्रश्न क्रमांक 1 है वो है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पे क नंबर वाला प्रश्न दिया है कि नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है। तो नर्मदा नदी बच्चों अनूपपुर जिले के अमरकंटक से निकलती है। कहाँ से निकलती है? अनूपपुर जिले के अमरकंटक से। ठीक, इस चीज को आप अच्छे से याद रख लीजिएगा, अनूपपुर जिले के अमरकंटक से। ठीक, तो अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न क्रमांक जो ख है ये है नर्मदा नदी किन दो पर्वतों के बीच बहती है। तो ये बच्चों जो पहला पर्वत है वो है विंध्य पर्वत और दूसरा है सतपुड़ा पर्वत। इन दोनों पर्वतों के बीच में बहती है ये। ठीक, कौन कौन सा? एक विंध्य पर्वत और दूसरा सतपुड़ा। ठीक, इस तरीके से ये खा नंबर वाला प्रश्न भी हो जाता है। जो गा नंबर वाला प्रश्न है वो है नर्मदा नदी किन किन जिलों को हरा भरा बनाती है। तो यहाँ पे देख लेंगे, पहले तो ये जबलपुर, फिर नरसिंहपुर और फिर रायसेन, होशंगाबाद, इन जिलों को हरा बनाती है। वैसे तो बच्चों ये काफी बड़े हिस्से को हरा भरा बनाती है, लेकिन जो किताब में हमें कुछ जिले दिए थे विशेषकर हमने उनका नाम लिख दिया है। कौन कौन से? जबलपुर, नरसिंहपुर, रायसेन और होशंगाबाद। ठीक है, आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब चलते हैं बच्चों अगले प्रश्न की ओर। तो जो गा नंबर वाला प्रश्न है वो है नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा क्यों माना जाता है। तो बच्चों ये नर्मदा नदी है वो मध्य प्रदेश के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नदी है, क्योंकि ये मध्य प्रदेश के एक बड़े भूभाग को सिंचित करने का काम करती है। ठीक है, इसलिए नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा माना जाता है। और यहाँ बच्चों कई डैम बने इस नदी पे, जिससे कि हमें बिजली भी मिलती है। ठीक, तो अगर भूभाग सिंचित होगा तो हमें खाने पीने के लिए अन्न अच्छे से मिलेगा। ठीक, और बिजली हम सभी जानते हैं कि कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक, तो जो नर्मदा नदी है वो मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है। अगर नर्मदा नदी नहीं हो तो काफी काम रुक जाएंगे। तो यहाँ पे हम इसका उत्तर देखेंगे, इस प्रश्न का उत्तर, क्योंकि नर्मदा नदी के जल से मध्य प्रदेश के अधिकांश खेतों में सिंचाई की जाती है। ठीक है, तो सिंचाई का काम भी बहुत अच्छे से किया जाता है इस नदी के द्वारा। इस कारण नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा माना जाता है। ठीक, अब देख लेते हैं बच्चों अगला जो प्रश्न है, जो 8 नंबर वाला प्रश्न है वो है नदियों से हमें क्या क्या लाभ है। तो बच्चों नदियों से हमें बहुत ज्यादा लाभ होते हैं, जैसे कि हमें खेतों की सिंचाई होती है। ठीक है, बिजली मिलती है और मत्स्य पालन होता है और पीने के लिए जल भी मिलता है नदियों से। तो बहुत सारे काम होते हैं जो हमारे नदियों से होते हैं। तो यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर हम लिखेंगे नदियों से हमें निम्न लाभ है। पहला जो लाभ है वो है नदियों से खेतों की सिंचाई की जाती है। ठीक, क्या की जाती है? सिंचाई। सिंचाई का अर्थ बच्चों होता है पानी देना, फसलों को पानी देना। ठीक, तो ये सिंचाई का अर्थ होता है। दूसरा जो लाभ है वो है नदियों से बिजली बनाई जाती है। ठीक है, बिजली, ये लाइट, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण काम है। या बांध बनाते हैं, बांधों के जरिए बिजली बनाई जाती है। ठीक, तीसरा है नदियों से पीने का पानी प्राप्त होता है। ठीक, तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण काम है इसका, पीने का पानी नदियों से प्राप्त होता है। और चौथा है नदियों में मछली पालन भी किया जाता है। ठीक है, मत्स्य पालन भी किया जाता है नदियों में। तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं हमारे लिए। नदियाँ एक वरदान के समान है। ठीक, अब चलते हैं बच्चों अगले प्रश्न की ओर। जो अगला प्रश्न है वो है 4 नंबर वाला, वो है नर्मदा नदी पर कौन कौन से बांध हैं और वे कहाँ बनाए गए हैं। तो हम देख लेते हैं बच्चों कि नर्मदा नदी पर हमने कुछ बांधों के नाम लिखे हैं और वो जहाँ बनाए गए हैं उन जगहों का नाम भी लिखा है। जैसे कि बरगी जो बांध है वो कहाँ बनाया गया है? जबलपुर में बनाया गया है। ठीक, अगला है इंदिरा सागर बांध है, ये खंडवा में बनाया गया है। और सरदार सरोवर बांध ये गुजरात में बनाया है। इस तरीके से तो ये नामों के बांधों के नाम याद कर लेना और इनकी जगह भी आप याद कर लीजिएगा अच्छे से। अब चलते हैं बच्चों अगले प्रश्न की ओर। तो इस पाठ का जो प्रश्न क्रमांक 2 है वो है खाली स्थान भरिए। तो यहाँ पे हमें कुछ खाली स्थान दिए हैं, इस पाठ के आधार पे हम इन खाली स्थानों को भरेंगे। तो का नंबर वाला खाली स्थान है ये है नर्मदा का एक नाम डैश भी है। तो नर्मदा का एक नाम हमने और पढ़ा था बच्चों। ठीक है, तो वो था रेवा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे रेवा। ठीक है, नर्मदा नदी को हम रेवा नदी भी बोलते हैं। जो ख नंबर वाला खाली स्थान है वो है डैश कुंड नर्मदा नदी का जन्म स्थान है। तो जहाँ से नर्मदा नदी का उद्गम स्थान है, यहाँ से नर्मदा नदी निकलती है, तो उस कुंड का नाम आप बताइए। ठीक है, जैसा कि हमने पाठ में पढ़ा था बच्चों, उस कुंड का नाम था नर्मदा कुंड। ठीक, तो यहाँ पे हम लिख देंगे नर्मदा कुंड। ठीक, नर्मदा कुंड, उस कुंड का भी नाम बच्चों उस नदी के नाम पे ही नर्मदा कुंड कहा जाता है। अब बच्चों जो अगला खाली स्थान है वो है ग नंबर वाला, ये है नर्मदा नदी डैश दिशा से डैश दिशा की ओर बहती है।
तो हमें पता है बच्चों भारत के अधिकांश महत्वपूर्ण जो नदियां हैं वो पश्चिम दिशा से पूर्व की ओर बहती हैं, लेकिन जो नर्मदा नदी है बच्चों वो पूर्व दिशा से पश्चिम की ओर बहती है। तो ये आ जाएगा पूर्व दिशा से पश्चिम की ओर, ठीक है, पश्चिम की ओर बहती है, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हैं। अगला है कपिल धारा व दूध धारा डैश है। तो बच्चों ये कपिल धारा और दूध धारा जलप्रपात है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम प्रपात, ठीक। क्या है ये? प्रपात। प्रपात का अर्थ होता है बच्चों झरना, ठीक। इस तरीके से हमारा ये प्रश्न क्रमांक 2 भी हो जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वो है प्रश्न क्रमांक 3। ये है सही व गलत बताइए। तो यहाँ पे हमें कुछ वाक्य दिए हैं, अगर वो इस पाठ के आधार पर सही है तो वहां पर हम सही लिख देंगे या फिर सही का निशान लगा देंगे, अगर वो गलत है तो वहां पर हम गलत या गलत का निशान लगा देंगे, ठीक। तो यहाँ पे देख लेते हैं, जो का नंबर वाला वाक्य है वो है नर्मदा की सच्ची पूजा उसे स्वच्छ बनाए रखना है। तो बिल्कुल सही बात है बच्चों कि उसकी पूजा उसे स्वच्छ बनाए रखना है, ठीक। तो यहाँ पे हम सही का निशान लगा लेते हैं। आप चाहे तो यहाँ सही भी लिख सकते हैं। जो खा नंबर वाला वाक्य है वो है नर्मदा नदी बंगाल की खाड़ी में मिलती है। तो ये सही नहीं है, वो खंबात की खाड़ी में गिरती है, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में नहीं, तो ये गलत है। अगला है गा नंबर वाला, ये है नर्मदा नदी अमरकंटक पहाड़ से निकलती है। सही बात है कि अमरकंटक के पहाड़ से निकलती है, ठीक। तो ये यहाँ पे सही हो जाएगा। अब बच्चों इस पाठ का जो प्रश्न क्रमांक 4 है वो है सही उत्तर छांट कर लिखिए। तो यहाँ पे सही विकल्प वाले हमें प्रश्न दिए हैं। तो जो पहला का नंबर वाला प्रश्न है वो है अमरकंटक किस जिले में है। तो जैसा कि हमने पाठ में पढ़ा था, जो अमरकंटक है वो अनूपपुर जिले में है। तो यहाँ पे जो गा नंबर वाला हमारा विकल्प हो जाएगा वो सही है, ठीक है। इसे हम उत्तर के रूप में लिख देंगे अनूपपुर, ठीक। तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा अनूपपुर, ठीक, इस तरीके से। अगला जो खा नंबर वाला प्रश्न है वो है जबलपुर जिले में कौन सा बांध है। तो जबलपुर जिले में बच्चों ये बरगी बांध है, ठीक। तो यहाँ पे हम लिख देंगे बरगी बांध, इस तरीके से। तो ये प्रश्न क्रमांक 4 भी हमारा हो जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है इस पाठ का वो है भाषा अध्ययन का प्रश्न। तो यहाँ पे भाषा अध्ययन का जो प्रश्न क्रमांक 1 है बच्चों वो है इन शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए और लिखिए। तो यहाँ पे जो शब्द दिए हैं उन्हें हमें सही, मतलब बिना किसी अशुद्धि के पढ़ना है, ठीक है, और फिर इतने लिखना है अपनी कॉपी में। तो यहाँ पे इनका शुद्ध उच्चारण करके मैं आपको बता देता हूँ और लिख आप लीजिएगा, ठीक। तो यहाँ पे जो पहला जो शब्द है बच्चों इसे हम पढ़ेंगे नर्मदा। क्या पढ़ेंगे? नर्मदा। दूसरा जो शब्द है इसे पढ़ेंगे अमृत। तीसरा जो शब्द है इसे पढ़ेंगे पश्चिम। क्या? पश्चिम। ये है पौराणिक, इसे पढ़ेंगे हम प्राकृतिक। क्या पढ़ेंगे? प्राकृतिक। इसे पढ़ेंगे पूर्वा, ठीक है, पूर्वा। इसे पढ़ेंगे हम प्रपात, विंध्य, धुआंधार और कृत्रिम। इस तरीके से इन शब्दों के आपको उच्चारण कर लेना है और फिर इनको अपनी कॉपी में लिख लेना है। जो प्रश्न क्रमांक 2 है बच्चों ये है शुद्ध रूप चुनकर रिक्त स्थान भरिए। तो यहाँ पे हमें जो हमारी वर्तनी है वो बहुत शुद्ध होना चाहिए और हमें शब्द का सही उच्चारण आना चाहिए। उसी से हम यहाँ पे जो शुद्ध रूप है उसे पहचान पाएंगे। यहाँ कुछ शब्द दिए हैं, ठीक है, उनमें कुछ ना कुछ है ना मिस्टेक है, मात्राओं की मिस्टेक है, ठीक है। तो जो सही लिखा हुआ है जो शब्द उसे हम उत्तर के रूप में लिखेंगे। जैसे जो का नंबर वाला वाक्य है मैं डैश नदी हूं, तो ये नर्मदा है, ठीक है, नर्मदा नदी। तो नर्मदा इस तरीके से लिखा जाता है बच्चों, ये वाला हमारा उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ हम लिख देंगे नर्मदा, मैं नर्मदा नदी हूं, ठीक। अगला जो खा नंबर वाला वाक्य है वो है भारत में बहुत सी डैश बहती हैं। तो भारत में बच्चों बहुत सी नदियां बहती हैं, ठीक है, नदियां। तो नदियां इस तरीके से लिखा जाता है जैसे ये लिखा हुआ है, ठीक। तो यहाँ पे हम लिख देंगे नदियां, ठीक, नदियां, ये हो गया नदियां। अगला जो गा नंबर वाला प्रश्न है वो है यहाँ एक डैश कुंड है। तो यहाँ प्राकृतिक कुंड है बच्चों। प्राकृतिक हम इस तरीके से लिखते हैं, ये सही लिखा हुआ है प्राकृतिक, ठीक। तो यहाँ पे हम लिख देंगे प्राकृतिक, ठीक, ये, ठीक। गा नंबर वाला वो है वाक्य पुनासा खंडवा डैश में है। तो पुनासा खंडवा जिले में है, ठीक है। तो जिले यहाँ पे सही लिखा हुआ है जिले, ठीक। तो यहाँ पे हम जिले लिख देंगे, तो ये लिख दिया हमने जिले। अगला है जो रा नंबर वाला वाक्य वो है जबलपुर की भूमि डैश है। तो उर्वरा, उर्वरा है, तो ये वाला हमारा सही हो जाएगा, उर्वरा, ठीक। ये इस तरीके से हम इस प्रश्न को भी कर लेंगे। अब देख लेते बच्चों अगले प्रश्न को।
जो अगला प्रश्न है वो है प्रश्न क्रमांक 3। अब ये क्या है बच्चों, इसे देख लेते हैं क्या कह रहा है ये। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक उचित शब्द लिखिए। तो यहाँ पे एक वाक्य दिया है, उसके लिए हमने एक उचित शब्द लिखना है। जैसे कि पहला वाक्य इन्होंने उदाहरण के रूप में दे दिया है, ऊंचाई से गिरती पानी की धार, तो उसे क्या बोलते हैं, प्रपात बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रपात। जो धार पानी की ऊंचाई से गिरती है उसे हम प्रपात बोलते हैं, ठीक। खा है यात्रा करने वाला व्यक्ति, तो यात्रा करने वाले व्यक्ति को हम बोलते हैं यात्री। क्या बोलते हैं, यात्री। तो यहां पे आ जाएगा यात्री। अगला जो ग नंबर वाला वाक्य है वो है, वह स्थान जहां दो नदियां मिलती हैं। ठीक है, तो जहां दो नदियां आके मिलती हैं उस स्थान को बोलते हैं संगम। क्या, संगम। तो यहां पे हम लिख देंगे संगम। अगला है, अब बच्चे जो अगला वाक्य है वो है दर्शन करने योग्य। तो दर्शन करने योग्य होता है दर्शनीय। क्या होता है, दर्शनीय। ठीक, इस तरीके से हम लिख लेंगे इसे। अब बच्चों जो प्रश्न क्रमांक 4 है वो है निम्नलिखित के पर्यायवाची शब्द चुनकर लिखिए। तो यहाँ पे हमें कुछ शब्द दिए हैं, उनके हमें पर्यायवाची यहाँ इन शब्दों में से छांट कर लिखना है। ठीक, तो पहले हम ये समझ लेते हैं पर्यायवाची शब्द होते क्या है। जब एक ही चीज को, एक ही वस्तु को जब हम अलग अलग नामों से जानते हैं तो वो उसके अलग अलग जो नाम है वो पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे कि उन्होंने उदाहरण भी दिया है नदी। ठीक, तो नदी को हम सरिता भी बोलते हैं, सलीला भी बोलते हैं और सरी भी बोलते हैं। इन सभी का मीन्स नदी होता है। ठीक, अगला जो शब्द है वो है जल। तो जल के लिए हम देखेंगे पर्यायवाची शब्द, पहला हो जाएगा नीर। ठीक, इसे यहां लिख देंगे नीर। ठीक, दूसरा हो जाएगा पानी, ये इसे यहां लिख लेंगे पानी। इन्हें आप याद कर लीजिएगा बच्चों। अगला है सलिल, ये जल के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे, सलिल। ठीक, इस तरीके से आप जल के पर्यायवाची शब्द लिख सकते हैं। अगला है पहाड़। तो पहाड़ को हम पर्वत भी बोलते हैं, तो यहां हम लिख देंगे पर्वत। ठीक, फिर इसके बाद हम देख रहे हैं गिरी भी बोलते हैं। ठीक, गिरी। ठीक, और अगला हम नग, ये भी बोलते हैं पहाड़ को, तो यहाँ पे हम नग भी लिख देंगे। अब है समुद्र। ठीक, समुद्र को हम सिंधु, सिंधु ये सागर भी बोलते हैं। ठीक है, समुद्र को सागर भी बोलते हैं। ठीक, फिर इसके बाद सिंधु भी बोलते हैं। सिंधु, और हम जलधि, जलधि भी बोलते हैं इसे। ये आ जाएगा जलधि। जलधि का अर्थ भी समुद्र ही होता है बच्चों। ठीक, अगला है धरती। धरती को हम भूमि बोलते हैं। अगला है जमीन, जमीन भी बोलते हैं। और धरा भी बोलते हैं। ठीक, धरा भी बोलते हैं। इस तरीके से बच्चों इन सभी शब्दों की इस पर्यायवाची हमने यहाँ से खोज कर लिख दिए हैं। तो इसी तरीके से आप भी लिख लीजिएगा और इन्हें याद भी कर लीजिएगा, जिससे कि आपको अगर एग्जाम में आते हैं तो आप आसानी से इन शब्दों को कर सकते हैं। ठीक, अब चलते हैं बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। जो अगला प्रश्न है वो है प्रश्न क्रमांक 5। तो यहाँ पे हमें दिया है पढ़िए समझिए और खालिस्तान भरिए। तो यहाँ पे हमें दिया है एक वचन और बहुवचन, यानी हमें वचनों के बारे में लिखना है। तो एक वस्तु को हम बोलते हैं एक वचन। ठीक, जब कोई वस्तु संख्या में एक होती है तो उसे हम एक वचन कहते हैं। जैसे ये एक पेन है तो ये एक वचन में आ जाएगा। और जब एक से ज्यादा वस्तुएं होती हैं तो उसे हम बहुवचन में लिखते हैं। दो या दो से ज्यादा होती हैं ये। ठीक, जैसे नदी, नदी एक वचन है और नदियां बहुवचन हो गया। कहानी, तो इसका हो जाएगा कहानियां, इसका बहुवचन हम लिखेंगे कहानियां। ठीक, इस तरीके से इसका बहुवचन बना लेंगे। अगला है राशियां। तो इसका एक वचन हमें लिखना पड़ेगा, तो इसका हो जाएगा राशि। ठीक, पहाड़ी, तो इसका हम लिख देंगे पहाड़ियां। ठीक, बहुवचन बनाएंगे पहाड़ियां, इस तरीके से। बिजलियां, तो इसका एक वचन बनेगा बिजली। ठीक, क्या बनेगा, बिजली। ठीक, तो बच्चों ये हमारे इस पार्ट का अंतिम प्रश्न था। इसी प्रश्न के साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।